साथ है सुशील केडिया जी। थैंक यू सो मच सर, फाउंडर केडियानॉमिक्स के बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके आइडेंटिफाइड सेक्टर्स पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा रहता है, तो ये बताइए मुझको, अगर मैं पूछूं कि 2026 में वो जो चॉपी ट्रेड सेशन वाली जो बात थी वो हमारा पीछा छोड़ेगी चार्ट्स में, आपको क्या लग रहा है 2026 कैसा रह सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो मुझे आपने आज के शो में आमंत्रित किया। आपको, आपकी टीम को और आपके सभी दर्शकों को 2026 जो आने वाला है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूं कि क्या बाजार में अनिश्चितताएं बढ़ेंगी, क्या बाजार में उठापटक बढ़ेगी, तो उत्तर है हाँ। सामान्यतः जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क। रिस्क अलग चीज है, वॉलेटिलिटी अलग चीज है और अनिश्चितता अलग चीज है। खबरों की अनिश्चितता, घटनाओं की अनिश्चितता बढ़ेगी, पर बाजार उन अनिश्चितताओं को कितना मानेगा उसका रिफ्लेक्शन आएगा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी या कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी पे। और रिस्क तो ऐसा है कि आकस्मिक चाल कहीं आ जाए तो वो सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो अगर मैं अब इन तीनों बातों को जोड़ूं तो देखिए, सबसे पहले हम ग्लोबल मैक्रो की दो सबसे बड़ी थीम को पकड़ेंगे। जो बीते कुछ सप्ताहों में ये चिंताएं बढ़ने लगी हैं कि बैंक ऑफ जापान अब थोड़ा एक्टिविस्ट हो रहा है और जो चवन्नी अठन्नी की ब्याज की दरों पे वर्ल्ड के बड़े हेज फंड्स ने, बड़ी ट्रेजरीज ने अनाप शनाप बोरोइंग जापान से करके सारे संसार के एसेट मार्केट्स में जो सट्टा चलाया है, जिसको हम येन कैरी ट्रेड कहते हैं, वो अनवाइंड हो सकता है। तो उसकी संभावना बिल्कुल है। और उसका ट्रिगर कब आएगा? 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 25 दिन बाद जब वो आएगा तब आएगा। एक तरफ वो है जहां संसार बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि येन कैरी ट्रेड हमें ले डूबेगा, तो मेरी चार्ट रीडिंग ये कहती है कि प्रभाव तो आएगा। क्या पता येन डॉलर के समक्ष 20 से 25% तेज हो जाए। तो अगर आपने येन में बोरो किया हुआ है और अगर येन की कीमत बढ़ जाती है, तो जिन्होंने अंट शंट सट्टे लगाए हुए हैं गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में, स्टॉक मार्केट्स में, सिर्फ ये सोच के कि ये आठाने चाराने का हम ब्याज दे रहे हैं, उन्हें आकस्मिक, सडनली, अनएक्सपेक्टेड जब 20 से 25% का चाकू भोंका जाएगा उनको, तो फोर्स्ड अनवाइंडिंग बहुत सारे एसेट मार्केट्स में आ सकती है। ये एक तरफ का खतरा है। दूसरी तरफ जो कंप्लीट कंसेंसस संसार में बन गया है, फेड तो लाचार है जी। मैक्रो नंबर्स जो आ रहे हैं यूएसए के, तो फेड तो लाचार है, फेड को तो रेट घटाने पड़ेंगे। तो मैं पिछले 1-1.5 महीने से पब्लिक मीडिया में इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स की किताब का आखिरी अनछपा पन्ना ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर फेड वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक है और यूएसए चाहे जितने डी डॉलराइजेशन की आपने कहानी कर ली, इतना बड़ा पूरे संसार के साथ टैरिफ वॉर सफलतापूर्वक लड़के उनके अच्छे नतीजे आने लग गए कि अब उनका ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड रिडक्शन आ रहा है। वो जो मैक्रो फंडामेंटल एक तरफ डेवलप हो रहा है और दूसरी तरफ अगर 37 ट्रिलियन डॉलर का यूएस डेट आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से तकरीबन 40% को अगले साल रोल होना है, तो मुझे ये बताइए कौन ऐसा बनिया है या कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा? हिस्टोरिक मैक्रो नंबर्स को, एम्प्लॉयमेंट के नंबर को, इसको उसको देख के मन गढ़ंत फंडा के मेंटल लोग लगा रहे हैं और मेंटल हो जाने से फंडामेंटल नहीं बनता है। मेन बात को समझिए, चौथो बल है दाम, सबसे बड़ी ताकत है सत्ता। तो हम इस बेट को जब चार्ट्स पे देखते हैं कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स एक तरफा बढ़ जाएंगे यहां से, और नॉट ओनली 10 ईयर यील्ड बट पूरा का पूरा यील्ड कर्व अगर ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरा यील्ड कर्व ऊपर लिफ्ट होता है, तो इसका मतलब होता है कि बाजार के भाव संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ी ताकतें ऑलरेडी उस तरफ अपनी पोजीशनिंग करके बैठे हैं कि एक करेक्शन अगर आना है ग्लोबल मार्केट्स में, चाइना, जापान, कोरिया, निकेई, डैक्स, ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो चुके हैं। आप अगर तेल अवीव को देखो, इजराइल के मार्केट को, तो वो सोने चांदी के जैसा बेफाम तूफान मचा रहा है। तो एक कोर्स करेक्शन हो जाए
उसके बाद क्या पता 2026 की शुरुआत में एक महीना सवा महीना गुजरे, एक रैली अभी भी जो परसिस्ट कर रही है वो पूरी हो, उसके बाद 20% का ग्लोबल मार्केट्स में अगर करेक्शन आए और उसमें लोग ये सोच लें कि अब संसार खत्म, और उसके बाद आपको 2026 के सेकेंड हाफ में यूएस इकोनॉमी इतना बड़ा सरप्राइज दे दे कि यूएस स्टॉक मार्केट्स वापस नए हाई पे आ जाएं, पर जापान, कोरिया, ताइवान, हांगसेंग ये न्यू हाई को भूल जाइए, ये काफी नीचे ही अगला अपना लोअर टॉप बना दें। अब मैं बात को समेटूंगा यहाँ। इंडिया जापान के और अमेरिका के बीच में है, चाइना और इंडिया के बीच में कैपिटल की कंपटीशन होती है। और अगर हम निफ्टी को अब आके जोड़े, मैं 2 मिनट में सिर्फ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 से 1.5 साल का मैप दे देता हूं, जिसको हम अभी देख रहे हैं, और जब मैप बदलेगा हम उसको अपडेट करेंगे। हमें एक बार लगता है निफ्टी यहां से, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ज्यादातर बड़े लोग मंदी में हैं, निफ्टी यहां से एक बार 27,800 तक की छलांग मारेगा। वो चाल बंद पड़ी है, हमने नीचे 23,000 से व्यू लिया था कि 32,000 तक निफ्टी जाएगी, उसमें छोटा एडजस्टमेंट है, एक बार हम 27,800 तक जाए, क्या पता 28,200 भी हो जाए। और जब ये बाकी सारा संसार फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा करेक्शन देगा, 20% का करेक्शन यूएसए में और 30% का चाइना में, तो इंडिया शायद 15% का करेक्शन दे, 28,000 से हम वापस 24,000 आ लेंगे। पर उसके बाद क्या? 24,000 से 32,000 की यात्रा, 32,000 की निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2027 के फर्स्ट हाफ में। अब इसमें जो इंडिविजुअल सेक्टर्स है और स्टॉक्स हैं, सारे के सारे बिल्कुल लॉक इन स्टेप इंडेक्स के साथ नहीं चलते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर के अंडरलाइंग परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअल स्टॉक्स के नुएंसेस, तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स अभी भी हमें दिख रहे हैं जो 32,000 वाली चाल ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो सारे स्टॉक्स एक साथ एकदम इक्वल परसेंटेज में घटते बढ़ते नहीं है। तो कौन से स्टॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट परफॉर्मेंस देंगे और कौन से स्टॉक्स में बड़ी धुलाई हो सकती है, वही निवेशकों का काम है कि आउट परफॉर्मर को, आउटलायर को पहचानो, और जहां खतरा बहुत ज्यादा है और रिटर्न्स बहुत रेसिडुअल है, उनसे हम दूर हट जाएंगे। ये हमारा गेम प्लान है 2026 आपके ख्याल 2026 से कि साल बड़ा रहने वाला, एक्शन हम भरपूर देखने वाले हैं, एक्शन की कमी नहीं होगी। और आपने जैसे बात की स्टॉक्स की और सेक्टर्स की, तो सुशील जी, अगर आप मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे हैं तो निवेशक आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी नजर कौन से ऐसे सेक्टर है जिससे आप दूरी रखेंगे और कौन से वो सेक्टर हैं जहां आपको दिख रहा है जोश? येन कैरी ट्रेड, यूएस की वॉलिटिलिटी, ग्लोबल मार्केट्स का टॉपी बिहेवियर, इसके बावजूद हमारे यहाँ पर हमारे निवेशकों को, हम लगातार हर रोज कोई ना कोई 1 2 3 ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जहां मल्टी बैगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं, उस लिस्ट में सबसे अग्रणी कौन है? देखिए, 2024 के इलेक्शन के 10 दिन पहले हमने कॉल आउट किया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, द यूनियन गवर्नमेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, चाहे मोदी की 400 सीट आए, चाहे 250 सीट आए, 400 भी आई, तो जो सो कॉल्ड मोदी स्टॉक्स हैं उनका एक बड़ा टॉप बन जाएगा, क्योंकि वहां यूफोरिया थी, सुपर वैल्यूएशंस हो चुके थे, एक्सट्रीम वैल्यूएशंस नहीं। और वो मोदी टॉप वर्कआउट हुआ, क्योंकि सीट ही 240 आ गई। 400 भी आती तो मोदी टॉप वर्कआउट होता, कि स्टॉक्स डिस्ट्रीब्यूटिव थे। और उसके बाद लास्ट 1.5 साल में ये डिफेंस के, रेलवे के स्टॉक्स में से पूरा जहर निकल गया, पूरी मवाद निकल गई, सारा इविलियंस निकल गया एक तरफ। दूसरी तरफ आप सरकार का बर्ताव देखिए, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी के अंदर में काफी रैशनलाइजेशन, कंटिन्यूअसली ईज ऑफ बिजनेस पे इतनी सारी इंडिया में पॉजिटिव चीजें आई, रेट कट आ चुका है, जीडीपी के अंदर में कुलाचे मार रही है जीडीपी, इन्फ्लेशन लो है, और इन सारी चीजों का अभी तक जो प्रभाव नहीं आया है, सरकार के पास अब एक काम करने का बचा है। वो बचा है कि सरकार दबा के खर्चा करे। तो जैसे रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में हम मार्च से मल्टी बैगर कॉल को मेंटेन कर रहे हैं, 4-5 महीने का एक बड़ा उछाल आने के बाद 3-4 महीने का करेक्शन हुआ। लास्ट 2-3 दिनों में, चाहे वो आरवीएनएल हो, आईआरसीटीसी हो, चाहे वो आईआरएफसी हो, चाहे वो मजगांव डॉक्स है, चाहे एचएएल है, जो भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं और रेलवे के स्टॉक्स हैं, उनमें बड़ी चाल शुरू हो गई। उसको इंडेक्स के साथ आप मिक्स नहीं करें एक तरफ। दूसरी तरफ अगर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी सॉलिड करेक्शन हो चुका है, तो चाहे वो एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ये ए ग्रुप के स्टॉक्स हैं, तो बहुत बड़ी जगह इनमें नहीं हो पाती है। तब भी हमने लास्ट करेक्शन से 30 से 40% तक के इजाफे की इनमें बात की है। ओएनजीसी थोड़ा अटका हुआ है, पर जिस दिन ये ब्रेकआउट दे दे तो ओएनजीसी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। ओआईएल हो गया,
पेट्रोनेट एलएनजी जैसा स्टॉक जिसकी चाल बड़ी पेचीदा होती है, 2 दिन पहले हमारे यहाँ बाई एंड होल्ड फॉर ईयर, 1 साल में डबल हो जाए, उसका भी कॉल है। और अगर ये छोटे वाले जो स्टॉक्स है, चेन्नई पेट्रो और मैंगलोर रिफाइनरी, जिनकी लिक्विडिटी कम है और इसलिए भागते बहुत ज्यादा है, ऊपर भी और नीचे भी, ये 3-3 गुना भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। अब लौटते हैं हम अगर ऑटो की स्पेस में, तो काफी ऑटो के स्टॉक्स बढ़ चुके हैं बहुत, जैसे टीवीएस मोटर और M&M और आपके मारुति, तो मान लीजिए उनको हम साइड छोड़ देंगे। पर यहाँ से हीरो मोटो को आप 50% बढ़ जाए या बजाज ऑटो यहाँ से डबल हो जाए तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ये हमारे पब्लिक कॉल्स हैं और लास्ट 2-3 दिन में वापस से रीइंफेसाइज करने की इनमें चार्ट्स फिर से ब्रेकआउट आ गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो कई लोग मूसा बनाते हैं जब हम ये बात करते हैं, 60 रुपए का भाव जब 2020 में आया था, हमने कॉल लिया था 1000 रुपया हो जाएगा, वो हुआ। उसके बाद अब ये जो करेक्शन, बहुत डीप करेक्शन इसमें वर्कआउट हो गया और स्टॉक ने बाकी मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कंपनी स्प्लिट हो रही थी। अब चार्ट बिल्कुल तैयार होकर तगड़ा अगला ब्रेकआउट दे चुकी है और ये 360-70 वाला हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर में 550 हो जाए, और 550 के बाद भी थोड़ा करेक्शन देके साल के एंड तक अगर 800 हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ऑटो में सिलेक्टिव अभी भी बड़ी कमाई के मौके हैं। ऑटो एंसिलरीज में एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो डबल, ट्रिपल या 5 बैगर भी हो सकते हैं। हमने 4 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को एडवाइस की कि जेबीएम ऑटो यहाँ से साल से 1.5 साल का व्यू लो। जय भारत मारुति उसका नाम था पहले, अब जेबीएम ऑटो संक्षिप्त नाम हो गया है। ये 5 बैगर भी हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी का गेम अलग है, बैंक निफ्टी का गेम अलग है, ग्लोबल मार्केट्स के गेम अलग है। फार्मा में अगर मिला जुला बैग है, 4 स्टॉक ऊपर 4 स्टॉक नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो अब अगर रियल्टी के स्टॉक्स में हम लास्ट 6 महीने से भयंकर तेजी में है कि डबल हो जाएंगे। एक राउंड 40-50% का उनमें आ गया, अगला 50% की चाल अक्रॉस द बोर्ड रियल एस्टेट के स्टॉक्स में आएगी। पर नेगेटिव हम कहाँ हैं? जो बैंक निफ्टी सीरियस अंडर परफॉर्मेंस करेगी निफ्टी का 2026 में, ये हमारा कॉल है। और बैंक निफ्टी में भी एक बार फिलहाल अगले एक क्वार्टर, अगली तिमाही में पीएसयू बैंक्स, जिन पे हम एक्सट्रीमली बुलिश हैं 2020 से, कि इनके सबके भाव 10-10 गुना हो जाएंगे, एक बार फिलहाल वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गए हैं। 25 से 30% का करेक्शन कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। अब एसबीआई के ऊपर, एसबीआई के तो बिल्कुल पवित्र है ये, इसके छाप लगी हुई है, इसके अमर पट्टा बंधा हुआ है। ऐसे जो इमोशनल रिएक्शंस लोगों के आते हैं, तो कोई ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, सबको तेजी लग रही है, तो बेचता कौन है? जो रोज सौदा हो रहा है। तेजी मंदी दोनों खेल रहे हैं लोग, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है एसबीआई भी। एक बार कोर्स करेक्शन 20-22-25% एसबीआई का करेक्शन, छोटे वाले पीएसयू बैंक्स में 30% का करेक्शन हो लेगा तो हम फिर से इनमें दांव लगाएंगे 50-50% बढ़ने के लिए। पर फिलहाल एक बार ये करेक्शन है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, ये टाइम पास अभी कर रहे हैं 7-8%। अगर 15% निफ्टी में उछाल आया तो 7-8% ये भी बढ़ जाएंगे, तो अंडर परफॉर्मेंस हो गया। तो प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक हमें लगता है कि अभी भी बड़ा उछाल यहां से देगा, 2400-2500 का भाव हो जाए, वही एक बैंक निफ्टी की जान है। कुछ हद तक एक्सिस बैंक सहारा दे देगा, और जिस इंडसइंड बैंक को सबने राइट ऑफ कर दिया और सबका सौदा मंदी का है, मार्केट लगातार उसमें तेज हो रहा है, एक बार 1000 रुपए तक की रैली दिखती है। तो ये हमारे ब्रॉड सेक्टोरल डिस्क्रिप्शंस और निफ्टी बैंक निफ्टी के बीच का क्या खेल है, और कैसे 32 दांत के जबड़े के बीच से बचती हुई निफ्टी एक चतुर जीभ की तरह चल पड़ेगी कि एशिया लुढ़के और अमेरिका झटका दे और फिर भी निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगी। हम इस थीसिस के साथ 2026 का स्वागत कर रहे हैं। ये बताइए, आईटी का जिक्र आपने किया ही नहीं। आईटी में अभी आप क्या देख रहे हैं? वहां पर किस तरह का, मतलब उससे क्या दूरी रखेंगे क्या? पेन आपने बैंकिंग में बता दिया और जहां गेन है वो बताया, पर आईटी से दूरी है आपकी? बातों में वो रह गया, और हम साथ साथ बात करते जाए, मैं अकेला ही 20 मिनट बोल जाऊं, उसमें भी दर्शकों को आनंद नहीं आएगा। तो देखिए, आईटी में पिछले साल जब इन्फोसिस 2000 का भाव था जी, और हमने चार्ट के बेसिस पे कॉल फॉर किया था कि 1200 तक गिर जाएगा, तो हमारी सिर्फ निंदा नहीं हुई थी, कड़ी निंदा भी नहीं हुई थी, भर्त्सना हुई थी। और 1300 का जब ये भाव आया, हमने दांव लगाया कि अब इन्फोसिस यहां से वापस 2000 जा रहा है। और हम एक्सट्रीमली बुलिश हैं आईटी के सारे स्टॉक्स पे, 6 महीने के अंतराल पे, 1 साल के अंतराल पे और 2 साल के अंतराल पे। और हो सकता है कि जो बैंक निफ्टी का सीवियर अंडर परफॉर्मेंस है, पर फिर भी निफ्टी में परफॉर्मेंस दिखता है, तो आईटी कुछ हद तक अब फ्रंट फुट पर खेलेगा
तो आईटी में जो थोड़े से सेकंड टीयर स्टॉक्स हैं जिनकी लिक्विडिटी और मार्केट कैप एकदम बेलवेदर से कम है, एचसीएल, टेक और टेक महिंद्रा हमें नीचे के भाव से 3 गुना लगते हैं। 20-25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, पुल बैक्स में ही लेना चाहिए। और अगर टीसीएस जैसा स्टॉक भी हमें लगता है कि 1.5 साल में डबल हो जाए और विप्रो यहां से 2.5 गुना हो जाए, तो ये ऐड कब करेगा? देखिए, जब सारी बातें आ चुकी होंगी, सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर रिस्क लेने की जगह बची नहीं। और बिना रिस्क के इश्क होगा कैसे? तो हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि एक बार ग्लोबल मार्केट्स कोर्स करेक्शन करेंगे और यूएस इकोनॉमी 2026 में सबके छक्के छोड़ा देगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, और वही आईटी के स्टॉक्स की एकदम बुल रन को जस्टिफाई करेगा। तो एक तरफा बुल रन की बात अभी कहनी उचित नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े में आएगी। पर निवेशकों के लिए हमारी ये सलाह, आईटी के स्टॉक्स को दबोच के चुपचाप बैठे रहिए। और ट्रेडर्स को भी हमारी ये सलाह है कि आईटी के स्टॉक्स में बीच बीच में जो करेक्शन आया, शॉर्ट सेल करने की गलती ना करें। टाइम टू टाइम तेजी का सौदा करके मुनाफा बुक करिए, साइड हटिए, 10-12% का करेक्शन मिले, फिर वापस अगली 20-30% तेजी का खेल के लिए। आई थिंक आईटी विल कंप्लीटली सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड थ्रू 2026 एंड 2027। सुशील सर, एक चीज जो आपने कहा ना, आईटी को दबोच के बैठे रही, अभी इन्वेस्टर्स जो हैं सारे दबोच कर बैठे हुए हैं सोना और चांदी, और ऐसे ऐसे हमारे पास वो प्रिडिक्शंस भी बड़े बड़े लोगों के आ रहे हैं कि भाई $200 सिल्वर जाते हुए, इसी तरह $10,000 पे हम गोल्ड को जाते हुए देखेंगे। तो आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर क्या है? तो देखिए, अगर मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ मेरी स्क्रीन को शेयर कर पाऊं और मैं आपको सिल्वर की ये चार्ट दिखाऊं। अब ये देखिए कि चलती का नाम गाड़ी, ये किशोर कुमार का एक गाना भी था और आई थिंक उस नाम की एक पिक्चर भी थी। तो घटे हुए भाव में किसी को नहीं लेना, और तेजी के माहौल में जब सारे रॉन्ग हो जाएंगे एक साथ, तो इसलिए ये जोखम लेना कि भाई यहां से तेजी बोल दो, किसी को डर नहीं लगता है। पर मुझे आप एक चीज ये बताओ, अमर पट्टा किसी भी चीज के नहीं लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता, पर मैं अपने किसी एक बैंक के कार्यालय में गया जहां मेरा अकाउंट है पिछले शनिवार को, ब्रांच मैनेजर से मिलने। बहुत सीनियर सीजन्ड बैंकिंग प्रोफेशनल, जिसने एक अच्छी जिंदगी लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ जी है, और जब भी मिलते हैं तो चलो थोड़ा मार्केट के बारे में वो पूछ लेती हैं, और उनका ये मन था कि क्या मैं गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करूं। तो इस उदाहरण से आप एक बात समझिए, भले भले लोग जिन्होंने बढ़िया सॉर्टेड आउट मासूम जिंदगी जी है, अब अगर उनको भी लोभ लालच आ रहा है, तो देखिए मेरी प्लॉटिंग जो है ना चार्ट पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सिल्वर किसी भी टाइम बड़ा करेक्शन देगी। पर ये एक्सपेक्टेशन हम समय से लेके बैठे हैं जिसमें हम रॉन्ग होते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, तो हम सिल्वर पे न्यूट्रल रहेंगे। ये एक्सट्रीम, देखिए संसार का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जहां पे कोई भी कंसिस्टेंटली अपने दिमाग को इतना नियंत्रित कर पाएगा कि महंगा लेके और महंगा बेच ले। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ही हो सकता है, पर अगर आपको एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेना है, एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेना है कि बिजनेस कैसे किया जाए, चाहे आप आलू प्याज का बिजनेस करो, चाहे चांदी और सिल्वर में सट्टा करो, पैसा एक ही तरीके से बन सकता है, सस्ता लो और महंगा बेचो। तो जब इतनी एक्सट्रीम ये तेजी आ चुकी है, एक बिंदु रह गया था ग्लोबल मैक्रो के डिस्कशन में, हमने धुआंधार बेट ये लिए, और हमारे क्लाइंट्स को हम हर रोज ये समझाते हैं कि 2.5 साल का जो डॉलर इंडेक्स का करेक्शन था, जिसको हमने 2.5 साल पहले टॉप कॉल आउट भी किया था, डॉलर इंडेक्स यहां से एक तरफा भाग जाएगा ऊपर। बॉटम बना चुका है, एक राउंड ऊपर का आने के बाद साइडवेज वो कंसोलिडेशन कर रहा है। डॉलर अगर एक तरफा ऊपर भागेगा, दो बातें हैं इसमें जो बहुत ध्यान से जानने लायक है। G7 करेंसीज में आप येन को साइड रख दो, तो बाकी की सारी करेंसीज डॉलर के साथ एक तरफ चलती है। और अगर डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी, स्विस फ्रैंक और यूरो के सामने, जो कि 90% वेटेज है इंडेक्स का, 91%, इनके सामने जब डॉलर स्ट्रांग होता है, तो जापानीज येन डॉलर के भी सामने और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो डबल मार जब पड़ने वाली है संसार के सटोरियों को, यहां पर एक तरफ डॉलर कम से कम 12-13% यहां बढ़ जाए, और क्या पता वहां पे भी नहीं रुकेगा, और दूसरी तरफ साथ में येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो जब सट्टा फूटता है ना, तो लोग फिर सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरते, लिफ्ट से नीचे नहीं उतरते, खिड़की से नीचे कूदने की जरूरत पड़ जाती है। तो फिलहाल हम इसमें गलत हैं,
हमने बहुत नीचे से चांदी में तेजी करी, यहां हमने एग्जिट ले लिया, यहां हमने शॉर्ट सेलिंग की ट्राई की और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कट गया। हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये डिस्क्लोजर जरूरी है कि हम रीसेंट पास्ट में चांदी की तेजी पकड़ नहीं पाए। तो आपके दर्शकों में से कुछ हमें दिल जला समझ सकते हैं, कुछ ये समझ सकते हैं कि परिपक्वता ज्यादा होने पर, देखिए कभी कभी अनाड़ी पैसा कमा जाता है, खिलाड़ी देखता रह जाता है। तो हम इस वक्त अनाड़ी साबित हो रहे हैं चांदी पे, और हम शांति रखेंगे। जिस दिन हमारे को डाउनवर्ड मूवमेंट का कंफर्म्ड सेल सिग्नल मिलेगा तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे इस छूट जाने के बायस के कारण फिलहाल शॉर्ट टर्म में जिनके पास चांदी वो हड़बड़ा के न बेचें। जब ये वाली लकीर टूट जाएगी, जब ये वाली लकीर टूट जाएगी, $72 के नीचे आएगा तो हाईएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस बना के हम क्या पता शॉर्ट करेंगे, पर हम अब यहां से लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अति मच चुकी है और अति सर्वत्र वर्जयेत, ये स्टॉक मार्केट में नहीं, जिंदगी में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह चीज लागू होती है। अति जो है एक बार ललचाती है, पछतावा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। बैंक का ब्रांच मैनेजर बोले मैं चांदी खरीद लूं, तो मतलब ये बताइए कि और बचा कौन है जो चांदी खरीदेगा? तो आप अभी खरीदेंगे नहीं, थोड़ा इंतजार करेंगे इसका अपडेट चार्ट का। ओके सर, ये बताइए, आपने बोला कि 27,800 निफ्टी 28,000 के आसपास, और अभी फिर उसके बाद हम देखेंगे 2027 में निफ्टी को जो है 32,000 पर बहुत सारे प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि सेंसेक्स जो है मिड 2026 तक 1 लाख पर होगा। उस पर आपको क्या लग रहा है, हम हासिल कर पाएंगे 1 लाख का स्तर सेंसेक्स? हम 1.25 लाख तक चले जाएंगे, पर 2027 तक वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं हर रोज सेंसेक्स की चार्ट नहीं देखता हूँ। निफ्टी का इक्विवेलेंट आप पकड़ लो, तकरीबन 3.25 गुना 3.5 गुना हो गया। तो अगर हम 28,000 जाएंगे तो आप उससे आप जोड़ लो कि 1,12,000 में से आप 14,000 घटा लो। हाँ, तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में हम एक बार 1 लाख दिखा दें और उसके बाद हम फिर वापस 85,000 तक गिर जाएं और 2027 में हम 1.25 लाख तक चले जाएं। संभव है। ओके, इट इज संभव है। कंसिस्टेंट विद आवर फोरकास्ट ऑफ 28,000 ऑन निफ्टी, देन बैक टू 24,000 एंड देन 32,000। तो एक और बात आपसे ये जानना चाहूंगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जलवा 2025 में नजर नहीं आया, लार्ज कैप बाजी मारते हुए नजर आए। 2026 में क्या लग रहा है, क्या ये मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर निफ्टी को आप जहां जाते हुए आप बोल रहे हैं, वहां पर हम मिड कैप और स्मॉल कैप से सपोर्ट देखेंगे? देखिए, अगर पार्टी जमती है कभी तो उसमें सबसे ज्यादा कौन नाचता है? यंगस्टर्स नाचेंगे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ही नाचेंगे। जब स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करना शुरू कर देंगे लार्ज कैप्स को, तो आपको तब मार्केट में असली तेजी का जलजला मचेगा। और अगर ये अंडर परफॉर्म अभी कर रहे हैं और दुखी कर रहे हैं और लोगों का सारा जहर निकाल दिया। देखिए मेरी स्क्रीन, मुझे नहीं पता अगर ये शेयर हो पा रही है अभी भी जी हो या रही है, नहीं हो हम पा देख रही। पा रहे हैं आपकी स्क्रीन सर। तो मैंने देखिए आपके लिए एक यूनिक इंडेक्स प्लॉट करी है। ये हमारा आंतरिक आविष्कार है, इंटरनल इन्वेंशन। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को आप निफ्टी से डिवाइड कर दो, तो ये जो रेशियो चार्ट जब बनती है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स निफ्टी के सामने अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं चले, वो गिरता जाए और सिर्फ निफ्टी चल रही है, तो इसका मतलब है फ्लाइट टू सेफ्टी चल रही है बाजार में। भले ही निफ्टी के लेवल्स भी हायर हैं, बाजार में लार्जर पोर्टफोलियोज की धुलाई चल रही है और फंड मैनेजर्स सेफ हेवन स्टॉक्स को ले रहे हैं। उस पर दो बड़े सेक्टर्स जो छूट गए कि एफएमसीजी पे हम लास्ट 1 साल से धुआंधार तेजी में है, और यहां से भी हमें लगता है हिंदुस्तान लीवर 50% बढ़ जाएगा 32,000 की निफ्टी यात्रा तक। पर इस बिंदु को पहले समेटें और हम बाद में एफएमसीजी और कंज्यूमर की बात करेंगे। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी इंडेक्स जब ऊपर की तरफ चलता है तो हमने इसका नाम दिया फ्लाइट टू एडवेंचर इंडेक्स। तो जब जब आप पुराने इतिहास को देखो, ये वीकली चार्ट पे आप आओ तो इससे आपको पुराना इतिहास दिखेगा। 2020 से लेके लगातार ये इंडेक्स ऊपर बढ़ी नवंबर 2024 तक। तो मतलब जब तक पार्टी में डांस ना हो तो पार्टी क्या हुई? और पार्टी में नाचेगा कौन? यंगस्टर्स नाचेंगे, छोटे स्टॉक्स नाचेंगे, हाई बीटा स्टॉक्स का सुपरलेटिव परफॉर्मेंस आएगा। और इसके लिए एक बार अगर ये डबल बॉटम जैसा, डबल टॉप डबल बॉटम जैसा बन रहा है या एक इनिशियल राइज के बाद, तो किसी भी टाइम बाजार में वो रंग लौट सकता है। और हो सकता है कि अगर हम मार्च में दोबारा मिलें तो आपको और मेरे को दोनों को ये तजुर्बा हो चुका होगा
कि आपके घर पे लॉन्ड्री वाला जो आता है, न्यूज़पेपर वाला जो आता है, धोबी भी जो आता है, वो सारे आपको बताना शुरू कर देंगे कौन से स्टॉक्स लेने हैं। वो माहौल बहुत जल्दी अगले 2 से 3 महीने में लौट के आ सकता है। ओके, सो 2 से 3 महीने में जो है पार्टी में हम इनको भी डांस करते हुए देखेंगे। लेकिन एक जो पार्टी का इंतजार आपको है कि नहीं सुशील सर, कि भाई ट्रम्प साहब हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। हमें लग रहा था जब भारत और यूएस के बीच में इस तरह की वार्ता जो चल रही है ट्रेड डील को लेकर के, टैरिफ को लेकर के होगी, तो भारत सबसे कतार में सबसे आगे खड़ा होगा, पर अभी तो सबसे पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और आपको लग रहा है 2026 में यहाँ बात बनती हुई नजर आएगी, या ट्रम्प साहब का मूड ऐसे ही बरकरार रहने वाला, और ये हम पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? क्षमा कीजिएगा, थोड़ा स्पष्ट बोलना मेरी आदत भी है, और ये आपका मेरा दोनों का दायित्व है कि जो मासूम जनता हमारी आउटपुट को देखती है उनको पूरी बात समझाई जाए। जी बिल्कुल तो सर। सर आप स्क्रीन पर अब आ जाइए ना। चलिए, तो मैं इस चार्ट को हटाता हूं। मैं यस, थोड़ा आपके से अवगत कम हूं। मुझे 1 सेकंड के लिए मौका बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल सर। हाँ, अगर मैं आ गया स्क्रीन पे, यस, अब आ गया। लौटाया मैं स्क्रीन पे। तो बिल्कुल अब सर। ऐसा है, अब ऐसा है, देखिए, जो मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स की किताब का आखिरी अनछपा पन्ना, जिसको व्यक्ति तजुर्बे से सीखता है, एमबीए की, सीए की डिग्री लेके 2-4 साल इंसान थ्योरी थ्योरी के साथ जीता है, और उसके बाद उसको प्रतीत होने लगता है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिनकी ताकत पर लॉजिक डीले हो जाती है। थोड़ा सा इसको व्यंग और हास्य के साथ जोड़ें तो समझने में लोगों को सरलता होगी। घूम फिर के आगे पीछे, विद और विदाउट लव, सब लोग शादी करते हैं। एक शादीशुदा आदमी अपनी जिंदगी को सुखी कैसे जीता है? ज्यादा बहस मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगा। तो ये शेयर बाजार तो महालक्ष्मी जी का अवतार है। आप अपनी पत्नी से बहस नहीं करते, टू द पॉइंट बात कर लेते हो, भैया शांति रखो, जिंदगी का मजा लेते रहो। तो विष्णु भगवान की पत्नी से बहस कौन कर सकता है? तो अगर ऐसी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पूछते हैं ना अक्कल बड़ी या भैंस, ये सवाल आता है अक्कल बड़ी या भैंस। कोई बोलता है अक्कल बड़ी, कोई बोलता है भैंस बड़ी। एक्चुअली उसका आंसर ये होता है कि ना अक्कल बड़ी ना भैंस बड़ी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अक्लमंद का काम है, अक्लमंद का काम है ये खोजे लाठी किस तरफ है। और अगली एक आखिरी बात, राजनीति से ज्यादा पेचीदा या गंदा कोई खेल नहीं होता। तो जो चीज ज्यादातर लोगों के बस से बाहर है, उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे फैसला लें, या जिधर बाजार चलते जा रहा है उसके साथ चलते जाओ। आप राजनीतिज्ञों से उलझोगे या महालक्ष्मी जी के पीछे पीछे चलोगे? शेयर बाजार अगर महालक्ष्मी जी का जीवंत अवतार है, जिस तरह बाजार चल रहा है चलते जाओ, खबरों को जबाना आ जाएंगी। राजनीति में कौन क्या बोल रहा है, क्या उसका की मंशा है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसको टोपी पहना रहा है, अगर इतनी बात हम समझ पाते तो फिर वो राजनीतिज्ञ कैसे कहलाते? मैंने इशारे में आपको बहुत बड़ी बातें कह दी, और ये मेरी निजी जम्शन है, मेरा मानना है कि ट्रंप की और मोदी की जो दोस्ती है विश्व के मंच पर, उससे ज्यादा गहरी अभी राजनीतिक दोस्ती नहीं है। तो राजनीति में जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिखेगा नहीं। जब टाइम पे चीजें रिवील होने का टाइम आएगा, तब तक तो बाजार आपका चल चुका होगा। ठीक है, तो हमें फॉलो मार्केट करना है जिसकी मार्केट लाठी मार्केट उसका भैंस का रिवॉर्ड फॉर्मूला। Market rewards those. Market does not reward those who will explain the past better. Market does not reward those who will explain the present moment better. वो पंडितों का काम है, एकेडमिशियंस का काम है। Market rewards those who will anticipate better. And who is the best forecaster of the market? जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो बैकवर्ड लुकिंग है। जितने भी कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स के नंबर्स हैं वो भी 3 महीने के लैग से आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको अपनी कोर्स को चेक करने के लिए कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, ये सारे बैकवर्ड इंडिकेटर्स देखने। पर इस वक्त फैसला लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के पैटर्न्स, क्योंकि इसमें अनाड़ी का और खिलाड़ी का दोनों का निचोड़ निकल चुका होता है, और भाव यहां से जो है ना मंदे होने को तैयार नहीं है। इंडेक्स अपना गेम खेल रही है, एक एक स्टॉक इस तरह से निकलते जा रहे हैं कि जब तक सारी खबरें आएंगी तब तक तो भाव पूरे हो चुके होंगे ऊपर के। आपको मतलब आराम भी चाहिए और मुनाफा भी चाहिए, तो नहीं होने वाला है।
जो मुनाफा कमाने के बाद आराम को महसूस करेगा और जब तक मुनाफा नहीं बनता वो आराम की परवाह नहीं करेगा। संसार का कोई बिजनेस हो उसमें मेहनती आदमी और जिगरे वाला आदमी कमाता है। जिसको टांग पसार के हैमॉक पे आराम से सारा डेटा मिलने के बाद में डिसीजन लूंगा, सारा माल तुम्हारे को गले में तुम्हारे डाल के चला जाएगा। तो इन खबरों पे और इन एंटिसिपेशंस पे जिस दिन आएगी वो खबर, एक दिन निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर हो जाएगी। फिर आपको तो ट्रेंड पकड़ना है कि एक दिन की चाल पकड़नी है। तो आई थिंक जब सारे इंडिकेटर्स क्लियर हैं कि इंडिया इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीबडी, इंडिया इज द चॉइस, और ट्रंप की मोदी की दोस्ती में मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूं, उसका मतलब समझिएगा। धारा 370 का जब काम हुआ कश्मीर में, बहुत गहरी बात है, उसको समझिएगा, मैं इशारे में ही कहूंगा। और उसके 12-13 दिन पहले शाम को 8 बजे खबर आ गई कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अप्रोच करें दोबारा से, जो ये पहले कर चुके हैं, तो मैं दोनों की संधि करवा दूंगा। मैं बोला ये क्या हो गया यार, इतनी गहरी इंडिया की और अमेरिका की दोस्ती, मोदी जी की और ट्रंप की इतनी गहरी दोस्ती में इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो गया, कैसी रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहा। जी बैठ गया मेरा, आधे मन से सोया और सवेरे उठ के देख रहा हूं मोदी जी ने आग में और घी डाल दिया कि हमने ऐसी कोई, अमेरिका बीच में ना पड़े। तो जो अगर खाली खबरों को सुन के रिएक्ट करने वाला आदमी है वो तो बेच देता अपना सारा माल। और कितना बड़ा छद्म रचा गया। आज भारत की ताकत किस स्तर पर है और कितने बड़े छद्म के अंदर भारत को सहारा मिलता है, आप इस पुरानी घटना से समझो। और ऐसा छद्म रच के इन्होंने चाइना को, यूएसएसआर को बैकफुट पे डाल दिया, पाकिस्तान को बैकफुट पे डाल दिया। कोई ने सपने में नहीं सोचा कि अगले 6 दिन में अमित शाह घुस के कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तो आप राजनीतिक खबरों को पढ़ो, चुस्की लो, चाय पियो, स्वाद लो और छोड़ दो, और शेयर बाजार को शेयर बाजार के हिसाब से एनालाइज करो। ओके सुशील सर, थैंक यू सो मच।